हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस में एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मतलब आज हम लोग रसायन शास्त्र इस्तेमाल करेंगे और रसायन शास्त्र का एक्सरसाइज 1 इस्तेमाल मतलब अध्याय करेंगे। और एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को होते हुए कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है और हम केयर नहीं करते कि यही दरअसल रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे चूना को, जो चूना पत्थर होता है दीवार पेंट करने के लिए, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी में उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है। तो ये चूना का पानी में डालने पे चूना का पानी में उबलना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी टाइप से हम सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और सांस छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो सांस लेना और छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन के लेना, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे को नमी में, मतलब खुली जगह पे जब छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। फेरस ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम होता है। तो ये जंग लगना, लोहे की परत पे जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इससे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मतलब जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करते हैं और क्रिया के बाद एक नए या एक से ज़्यादा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब जब क्या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करने के बाद
एक या उससे ज़्यादा नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लकड़ी को जब हम जलाते हैं और लकड़ी जलने के बाद ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल में हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे C+O2CO2। यहाँ पे क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तत्व है। क्या है, ये तत्व है, ये भी तत्व है, लेकिन ये यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन जो होता है वो ठोस रूप में होता है। किस रूप में होता है, ठोस में होता है, और ये गैस के रूप में होता है, और ये भी गैस के रूप में होता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसकी अवस्था यहाँ पे बदल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ है जिसके बगैर दुनिया कोई पदार्थ जल नहीं सकता, लेकिन ये कार्बन से अभिक्रिया करके जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके इन दोनों से बिल्कुल अलग एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Na+Cl। यहाँ पे Na क्या है, सोडियम है, और Cl क्या है, क्लोरीन है, और अभिक्रिया के बाद बनता है NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक मतलब वह नमक जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या है, तत्व है, और ये भी क्या है, तत्व है, और ये बन गए हमारे यौगिक बन गए। अब यहाँ पे सोडियम क्या है, एक उच्च क्रियाशील तत्व है। उच्च क्रियाशील का मतलब होता है वो लगभग सभी परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। मतलब सोडियम को जब हम वायु में खुला रखेंगे तो वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक उसी टाइप से सोडियम को जब हम जल में मतलब H2O में, पानी में रखेंगे तो उससे अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसलिए सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि वो रासायनिक अभिक्रिया न कर पाए। मतलब सोडियम उच्च क्रियाशील है। उसके विपरीत देखते हैं तो क्लोरीन जो है एक विषैला गैस है। ये भी उच्च क्रियाशील है, साथ ही साथ ये एक विषैला गैस है। ये ठोस के रूप में होता है, गैस के रूप में, लेकिन ये विषैला है। लेकिन सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। अब न तो ये उच्च क्रियाशील है और न ही ये विषैला है। मतलब सोडियम क्लोराइड का जो गुण है वो सोडियम और क्लोरीन के गुण से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ भी ये दो पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, इन समीकरणों के आधार पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला इसका विशेषता होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा ताप में परिवर्तन। चौथा गैस की उत्पत्ति। पांचवा
अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पहचानते हैं कि जब कोई पदार्थ को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, वो क्रिया करते हैं और उनमें इनमें से कोई विशेषता दिखाई देता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। जैसे अभी बताया मैंने कि चूना को जब पानी में डालते हैं वो उबलने लगता है। उबलता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो वहाँ पे गैस की उत्पत्ति होगी। चूना क्या पहले सॉलिड रूप में होता है ना, मतलब ठोस में होता है, अब वो क्या हो गए, द्रव अवस्था में आ गए, मतलब उसकी अवस्था भी बदल गई। सोना पहले चूना पहले वाइट होता है, लेकिन पानी के साथ अभी क्रिया करने के बाद उसका कलर दूध के कलर का दूधिया हो जाता है, मतलब वहाँ पे रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। पानी पहले ठंडा था, चूना भी गर्म नहीं था, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं वो उबलने लगता है, मतलब उसकी ताप में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे इन विशेषताओं के आधार पे हम पहचानेंगे कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है और कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगर इनमें से कोई भी विशेषता किसी प्रक्रिया में, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे समझ ले, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है और उस रासायनिक परिवर्तन जो होता है दरअसल वही रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें इनमें से कोई न कोई विशेषता दिखता ही दिखता है। अगले पॉइंट हम लोग चलते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक समीकरण ये क्या है? तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, तो उन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में जब संक्षिप्त रूप में निरूपण करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब इसका डेफिनेशन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि लकड़ी को ऑक्सीजन में जलाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या फिर सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसको शब्दों में व्यक्त ना करके बल्कि उन पदार्थों को उनके संकेतों और अनुसूत्रों के रूप में जब लिखते हैं तो फिर इसी फॉर्म को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं C+O2 CO2, ये रासायनिक समीकरण है। Na+Cl NaCl, ये भी रासायनिक समीकरण है। चूँकि ये पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसलिए इसको बोलेंगे अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। और चूँकि ये अभिक्रिया के बाद बन रही है इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिफल।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि बीच में तीर का निशान का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहाँ पे इक्वल भी कर सकते हैं ना, तो तीर का निशान का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अभिक्रिया की दिशा पता चल सके। मतलब इसमें कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन पदार्थ अभिक्रिया के बाद बन रहा है, मतलब कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। तो ये तीर का चिन्ह जो यहाँ पे देख रहे हैं ये अभिक्रिया के दिशा को बताता है। क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि तीर से पहले वाले जो पदार्थ होंगे वो अभिकारक होंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होगा, जबकि तीर के बाद का जो पदार्थ होगा वो अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ होगा, मतलब प्रतिफल होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित होते हैं और एक असंतुलित। मतलब हम देखेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित एवं असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम संतुलित को देखते हैं। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का मतलब होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के पहले वाले और बाद वाले दोनों पदार्थ में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो। मतलब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या के आपस में बराबर हो जाए तो वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, Zn प्लस H2SO4। अब इस दो, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2, मतलब जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब देखना है ये संतुलित है या फिर असंतुलित। तो इसमें देखते हैं ये जो अभिकारक है इसके जो परमाणु की संख्या है और ये प्रतिफल है इसके परमाणु की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। जैसे इसके लिए हम बहुत आसान तरीके यहाँ पे लिखते हैं तत्व का नाम, यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक, है ना, अभिकारक, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रतिफल। अब देखते हैं पहला तत्व कौन है, इसमें जिंक है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है और चौथा क्या है ऑक्सीजन है। अब अभिकारक में देखते हैं इन तत्वों की परमाणुओं की संख्या कितनी है। जिंक की परमाणु की संख्या कितनी है तो 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 2 है, सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है 1 और ऑक्सीजन की 4। यही काम अब हम प्रतिफल के लिए करेंगे। प्रतिफल में भी देखते हैं जिंक के परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है तो 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है 4 है और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है। अब देखते हैं जिंक जो है अभिकारक के रूप में भी एक, प्रतिफल के रूप में रूप। हाइड्रोजन अभिकारक में भी इसकी संख्या 2, प्रतिफल में भी इसकी संख्या 2। सल्फर अभिकारक में भी इसकी संख्या 1, प्रतिफल में भी इसकी संख्या 1। ऑक्सीजन अभिकारक में भी इसकी संख्या 4, प्रतिफल में भी इसकी संख्या 4। मतलब ये जो समीकरण हम लिखे थे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, यह जो है ये कैसा समीकरण है संतुलित है। कैसा है संतुलित है समीकरण है, समझ में आ रहा। लेकिन अगर इनमें से अभिकारक के किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किसी एक का भी कम से कम परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होता तो वह समीकरण संतुलित नहीं होता, असंतुलित होता, फिर उसको संतुलित करने की जरूरत महसूस नहीं थी। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, Fe प्लस H2O, है ना, Fe प्लस H2O एरो
Fe3O4 प्लस H2, है ना। यहाँ पे ये जो फेरस है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, सॉरी जल से अभिक्रिया कर रहा है, जल यहाँ पे वाष्प के रूप में है, और अभिक्रिया के बाद ये फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसको हम देखेंगे ये संतुलित है या नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तत्व का नाम, यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रतिफल। अब यहाँ पे तत्व क्या है हमारा, Fe है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, फिर क्या है ऑक्सीजन है। अब अभिकारक में देखते हैं कितना Fe है, इसकी परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना है 2, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है 1। लेकिन प्रतिफल में Fe की परमाणु की संख्या कितना है 3, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है 4 और हाइड्रोजन की 2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या जितना पहले था उतना अब भी है, लेकिन फेरस की परमाणु की संख्या पहले से अब 3 गुना बढ़ चुका है। उसी टाइप से ऑक्सीजन का परमाणु पहले 1 था, अब 4, मतलब 4 गुना बढ़ चुका है। अब यहाँ पे न तो इसकी परमाणु की संख्या आपस में बराबर है और न ही इसकी परमाणु की संख्या आपस में बराबर है। मतलब ये जो समीकरण हम लिखे हैं ये समीकरण संतुलित न होकर असंतुलित है। मतलब Fe प्लस H2O Fe3 प्लस O4 प्लस H2, ये जो समीकरण है ये असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। आगे संतुलित क्यों करेंगे, क्योंकि एक नियम है पदार्थ के द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। पदार्थ के द्रव्यमान का संरक्षण का नियम ये बताता है कि जितना पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा, अभिक्रिया के बाद भी पदार्थ का उतना ही परिमाण प्राप्त होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे चूंकि अभिक्रिया में कम भाग लिया, प्रतिफल में ज़्यादा है, तो पदार्थ के द्रव्यमान का संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, उल्लंघन हो जा रहा है। इससे बचने के लिए हम इस रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले उस परमाणु को देखते हैं जो सबसे बड़ा। तो यहाँ पे इस तीनों में ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है और प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, और पहले हम उसको बराबर करेंगे। अब अभिकारक में H2O में ऑक्सीजन है ना, तो H2O में O कितना है 1 है, और Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसमें कितना है जल में 1, और Fe3O4 में कितना 4। बराबर करने के लिए 4 से यहाँ गुना करेंगे। क्या करेंगे, तभी जाके ये आपस में बराबर होगा। तो जब तक इसमें 4 से बराबर नहीं करेंगे, जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, जब ये बराबर नहीं तो यहाँ भी परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होंगे, और जब तक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं होंगे। अब ये समीकरण का रूप क्या हो जाएगा हमारा, Fe प्लस, इसमें कितना से गुना करना है 4 से, 4 H2O है ना, एरो Fe3O4 प्लस H2। अब ये हो गया, चूंकि 4 से गुना करना था, H2 में 4 से गुना कर दिए। अभी भी इसमें चूंकि हाइड्रोजन तो इक्वल हो गए, क्योंकि 4 से गुना, दोनों में गुना के 4, तो 4 के ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन यहाँ हो चुके हैं और 4 यहाँ, मतलब ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी फेरस यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बराबर नहीं है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ 4 दूना 8 हो चुके हैं, यहाँ 2 अभी भी बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, है ना। अब क्या देखते हैं हम, हाइड्रोजन का अभिकारक में कितनी संख्या है और फिर हाइड्रोजन का प्रतिफल में कितनी संख्या है, और ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं 4H2O में, है ना, हाइड्रोजन की संख्या कितना 4 गुना 8, और अभिकारक H2 में हाइड्रोजन की संख्या कितना 2।
अब ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से, तभी 4 दूना 8 और 8 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस कितना से गुना करना है H2 में, 4 से, मतलब 4H2। अभी भी अब इसमें फेरस जो है वो इक्वल नहीं है। अब फेरस के लिए देखते हैं, है ना, Fe में Fe की संख्या 1 और Fe3O4 में Fe की संख्या कितनी है, 3। अब यहाँ दोनों को इक्वल करने के लिए इस 3 से क्या गुना करेंगे, यहाँ, और गुना करने के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये समीकरण हमारा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। अब ये संतुलित है या नहीं, अब इसको देखते हैं जांच करके इसी टाइप से, जैसे यहाँ हम लिखते हैं तत्व, यहाँ हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। अब यहाँ पे क्या है, तो Fe है और H है और O है। Fe की संख्या कितनी है यहाँ पे, अभिकारक में 3, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, ऑक्सीजन की संख्या 4 एकम 4। अब देखते हैं यहाँ Fe कितनी प्रतिफल में, 3, हाइड्रोजन कितना, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4 का 4। अब यहाँ पे Fe की परमाणु की संख्या भी अभिकारक प्रतिफल में बराबर, हाइड्रोजन की संख्या में दोनों में बराबर, ऑक्सीजन की संख्या भी दोनों में बराबर, मतलब अब जो ये समीकरण है ये समीकरण संतुलित हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित असंतुलित। जैसे इस समीकरण को हम यहाँ पे इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है या नहीं। संतुलित है तो ठीक है, नहीं है अगर संतुलित तो फिर उसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। अब इसको भौतिक अवस्थाओं के रूप में संकेत में कैसे लिखेंगे, इसी को भौतिक अवस्थाओं के संकेत में, है ना, भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में निरूपण। इसी समीकरण को करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3Fe, चूँकि फेरस जो है वह सॉलिड भी फॉर्म में होता है इसलिए यहाँ पे एस लिखेंगे इसके साथ में, ये प्लस 4H2O, चूँकि यहाँ पे H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि गैस फॉर्म में, मतलब वाष्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम G मतलब गैस, और फिर एरो यहाँ पे क्या है Fe3O, ये भी क्या है सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लस 4H2 चूँकि हाइड्रोजन गैस है इसलिए जी के रूप में। यहाँ से ये क्लियर होता है कि इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।